नमस्कार। आज ऑनलाइन क्लास में बीएड सेकेंड ईयर पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम जो प्रथम यूनिट चल रही थी करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, उसके अंतर्गत में हमने पाठ्यक्रम के बारे में हमने अध्ययन किया था कि पाठ्यक्रम की अवधारणा के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें पाठ्यक्रम का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके आधार क्या है, पाठ्यक्रम निर्माण के आधार क्या है, जिसमें हमने दार्शनिक है, सामाजिक है, इन सब के बारे में अध्ययन करने के बाद में ये इतिहास विषय का जो पाठ्यक्रम हो वह एक अच्छा पाठ्यक्रम निर्माण के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, उनके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो पहला सिद्धांत आता है क्रिया का सिद्धांत। क्रिया की सिद्धांत में क्या होता है, 4H, यानी 4H पर विशेष जोर दिया जाता है। 4H का मतलब पहला H हेल्थ, हेड, हैंड, इन पे विशेष जोर दिया जाता है, यानी बालकों के स्वास्थ्य से सब। फिर सिर, हाथ और हृदय, यानी शिक्षण अधिगम में इन चारों का अधिक से अधिक प्रयोग हो, उसके लिए हमें स्थान देना है। उसमें स्वास्थ्य की, बालकों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, हाथों से क्रिया करे, बालक मस्तिष्क से सोचे, ठीक है ना। और इसके अलावा हृदय से भी वह विचार करे। कुछ बिंदु ऐसे आते हैं जो को मार्मिक रूप से होते हैं, तो उनको भी विचार करना आवश्यक है। तो यानी ऐसा बालक स्वभाव से क्या होता है, चंचल होता है और उसमें जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है। तो हमें उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बनाए रखना है और उसके साथ में कार्य करना है। फिर इन सब के बाद में आता है उपयोगिता का सिद्धांत। अब जो चीज बालक सीखता है वह अनुसरण करता है और अनुसरण के द्वारा वह सीखता है। और पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उपयोगिता के सिद्धांत को भी आपको ध्यान रखना है कि बालक आगे जाकर इसका कहाँ उपयोग करेगा, किस चीज़ का हमें ध्यान होगा, तभी हम एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकेंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य देश के लिए भावी आदर्श नागरिक उत्पन्न करना हमारा उद्देश्य है। तो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है उसकी पूर्ति के लिए हमें ये ध्यान रखना है कि यह इतिहास का जो पाठ्यक्रम आप जो टॉपिक शामिल कर रहे हैं वह बालक के लिए किस प्रकार उपयोगी है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद में इसका जीवन से क्या संबंध रहेगा, जीवन से अब देखिए कि बालक के जीवन से इतिहास का बहुत बड़ा संबंध रहता है, चाहे सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। आप उसको बालक से जोड़िए, समाज से जोड़िए और उसके जीवन से संबंधित बताइए कि इस, जैसे कि वैदिक सभ्यता है या चाहे आप मोहनजोदड़ो वाली सभ्यता है, चाहे वैदिक ये जैन युग है, या आप मुगल काल है, या आप ब्रिटिश काल है, या स्वतंत्रता संग्राम है, इनके पढ़ने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, इसका जीवन में आप कहाँ उपयोग कर सकते हो। और इसके अलावा इतिहास में, इतिहास के लोगों ने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से या कहाँ कौन सी गलती की जिसके कारण यह दुष्परिणाम देखने पड़े, तो उनको दूर करने के भी हमें उपाय करने ताकि हम वैसी गलती ना दोहराएं। फिर लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत
लचीलेपन का आपने पाठ्यक्रम बना दिया है और आज आपको लगा कि नहीं पाठ्यक्रम में कुछ तथ्य और होने चाहिए, तो पाठ्यक्रम में इस प्रकार की लचीलता होनी चाहिए कि उन तथ्यों को शामिल किया जा सके। यूँ नहीं हो गया कि भाई ये 5 साल तक इस पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। इस प्रकार की परिस्थितियाँ पाठ्यक्रम समय, परिस्थिति और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सके, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसी के साथ में विविधता का सिद्धांत, यानी पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस सिद्धांत का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम में किसी एक पक्ष का ध्यान नहीं रखना है। समस्त पक्षों का ध्यान में रखते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना है, ठीक है ना। इसमें विद्यार्थी की रुचि, योग्यता, क्षमता और विभिन्नताओं का भी ध्यान रखें कि भाई होशियार बच्चा होगा वो भी इसको कर ले, कमज़ोर बच्चा हो वो भी कर ले, सामान्य हो वो भी कर ले और प्रतिभाशाली बच्चा भी कर ले। तो यानी हर एक योग्यता के अनुसार, उसकी व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार, रुचि के अनुसार हर एक चीज़ को उसमें यदि शामिल करेंगे तो वे एक अच्छा पाठ्यक्रम हमारे सामने प्रस्तुत होगा। इसके साथ में ही एक पाठ्यक्रम में इस प्रकार का होना चाहिए कि जिसमें विचारोत्पादकता का सिद्धांत, यानी बालकों में विचारों इसके माध्यम से आप क्या करोगे, बालकों में विचारों के उत्पन्न करने में, विचार शक्ति के विकास के लिए हम प्रयास करेंगे, जिससे क्या होगा, छात्रों में स्वतंत्र नियंत्रण, निर्णय लेने की, चिंतन करने की और विचार करने की क्षमता का विकास होगा। इससे क्या होगा कि उसमें क्यों, कैसे, हमारा इतिहास किस प्रकार का है, किस प्रकार की घटनाएं हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, इसको हम कैसे बचा सकते थे, ये वहाँ पर गलती हुई, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट है समन्वय का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम इतिहास का अन्य विज्ञानों के साथ में संबंध स्थापित करेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि नागरिक शास्त्र के साथ में हैं, भूगोल के साथ में हैं, हिंदी के साथ में हैं, सामाजिक के साथ में हैं, अर्थशास्त्र के साथ में हैं, अन्य विज्ञानों के साथ में हैं। इस प्रकार हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें जिससे हमें पढ़ाने में आसानी हो और हम कम परिश्रम पर अधिक से अधिक अधिगम कार्य करवा सकें। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। फिर आता है अधिगम के स्थानांतरण का सिद्धांत। आपने कितना ही अच्छा पाठ्यक्रम बनाया है लेकिन उसका अधिगम सही ढंग से नहीं हो रहा है तो वह पाठ्यक्रम प्रभावी नहीं होगा। विद्यार्थियों को वह ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वह उसका उपयोग करने के लिए आप जब तक उसको सही ढंग से उसके सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक बालक उसका सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाएगा। और जब तक उसके समझ में ही नहीं आएगा तो वह उपयोग क्या करेगा। इसलिए हमें उसके सामने इस प्रकार प्रस्तुतिकरण करना है कि बालक उस चीज़ को अति शीघ्र सीख ले। तो इस चीज़ का अधिगम का हमें स्थानांतरण करने के लिए विशेष तरीके अपनाने होंगे। उसके लिए चाहे शिक्षक को प्रशिक्षण देने की बात आती है, चाहे शिक्षण विधियों की बात आती है, चाहे सहायक सामग्रियों की बात आती है, तो वहाँ हम अधिक से अधिक इनका प्रयोग करें। फिर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है ज्ञात से अज्ञात की ओर। इस सिद्धांत के द्वारा बालक ने जो पूर्व कक्षा में जो ज्ञान प्राप्त किया है, ठीक है ना, तो उसको पहले आप बैकग्राउंड तैयार कीजिए।
यानी प्रस्तुतिकरण करने से पहले, टॉपिक शुरू करने से पहले आप उसकी भूमिका बनाइए, और भूमिका बनाने के बाद में फिर धीरे धीरे बच्चों की सहायता से वहाँ आंसर लीजिए और टॉपिक तक जाइए, और टॉपिक तक जाने के बाद में आप उसका बालकों के द्वारा प्रस्तुतिकरण आप सहायक रहें, लेकिन बालकों का जितना अधिक आप क्रियाशील रखेंगे, छात्र सहभागिता होगी, उतना ही हमारा कार्य बहुत ही प्रभावी होगा। फिर आता है वैयक्तिक विशेषताओं का सिद्धांत। वैयक्तिक विशेषताओं का सिद्धांत। इसके अंतर्गत क्या होता है, पाठ्य वस्तु का जो संगठन है इस प्रकार का होना चाहिए कि बालक की वैयक्तिक विशेषताओं, योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों और अन्य प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए उसकी पूर्ति और विकास करने में सहायक सिद्ध करने के लिए हम इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाएं, जिसमें बालक व्यक्तिगत रूप से उसमें इंटरेस्ट ले सके। तो आज हमने इतिहास के एक अच्छे पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांतों के बारे में हमने अध्ययन किया, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में बताइए। तो यह महत्वपूर्ण और विषय है और टॉपिक है, इसलिए आपको इस पर विशेष जानकारी ध्यान रखना आवश्यक है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पाठ्यक्रम की अवधारणाओं को बताते हुए इनके आधारों का वर्णन कीजिए। तो इसमें पाठ्यक्रम की परिभाषा, अर्थ, परिभाषा और उसके 5-6 जो अपन ने आधार देखे हैं उनके प्रकार। ये दूसरा प्रश्न, इतिहास पाठ्यक्रम की अवधारणा को समझाते हुए उसके निर्माण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब ये प्रश्न आपको घुमा के भी दे सकते हैं। उच्च माध्यमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक इतिहास, उच्च माध्यमिक स्तर के इतिहास पाठ्यक्रम का निर्माण करने में किन किन सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्राथमिक का दे दे, उच्च प्राथमिक का दे दे, माध्यमिक का दे दे, ये टोटली सिद्धांत यही आएंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इस कार्यक्रम में बहुत इंटरेस्ट लें, यही मेरी ख्वाहिश है। धन्यवाद। जय हिंद।